आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में पद्म पुरस्कार सम्मान, झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक और आजादी का अमृत महोत्सव। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले कर्मियों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अब विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले जन नायकों के प्रयासों को पहचान मिल रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले दिनों वर्ष 2021 के लिए 141 पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें झारखंड के रांची से मधु मंसूरी हंसमुख और सरायकेला से शशधर आचार्य तथा छुटनी देवी शामिल हैं। इस सबका श्रेय जो है वो केंद्रीय सरकार और उसका नेतृत्व जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनको जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ के लोगों की अवधारणा ये है कि नरेंद्र मोदी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक अवतार पुरुष। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें और पूरी जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि इस डेवलपमेंट को हर प्रत्येक व्यक्ति के पास लिया जाए। इसके लिए धन्यवाद भारत सरकार को देना चाहता हूँ। जो लोग पीछे हैं, जो सामने नहीं है मीडिया के माध्यम से, और उन लोगों को जो है भारत सरकार ने चुना। अभी भी हम ओलंपिक रिप्रेजेंट करके आए हैं और देश का प्रधानमंत्री खुद फोन कर करके वो अपना समय को, इतने कीमती समय को भी निकाल के हर एक को बूस्टअप करता है। ये एक सबसे बड़ी बात है हमारे देश का, और प्रधानमंत्री जी ने ये कुछ कर दिखाया है और अब हमें करके दिखाने का समय आ चुका है। सरायकेला खरसावां जिले की छुटनी देवी को डायन प्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। हमारे सरायकेला प्रतिनिधि गोलक बिहारी ज्योतिषी ने छुटनी देवी से खास बातचीत की। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? पद्मश्री मिल के मेरे को बहुत खुश लगा, और ये मेरे ही को नहीं, हमारा पूरा जिला को खुश है। हम तो काम जो कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर हमारा सरकार थोड़ा हमको साधन देगा तो हम जैसे काम कर रहे हैं और जो से हम करेंगे। पद्मश्री के लिए तो हम खुश हूँ। आज से नहीं, 1995 में हमारा अपना घटना हुआ। अब 96-97 तो हम दुखी में कैसे, हम तो घर से निकल गए जान बचाने के लिए। तभी भी अपना दुख को दूर करके जंगल से लकड़ी ढोके, लकड़ी बेच के और बच्चा लोगों को खिलाए, अब बच्चा लोगों को पढ़वाएं लिखवाएं। आज हम पढ़ी नहीं हैं, लेकिन 3 बेटा है, वो लोगों का भी पढ़ाई लिखाई में है। अब हम लड़ते लड़ते 2001 से लड़ के आज 2021 तक 145 पीड़िता को अपना अपना घर में हम बैठाएं, ताकि हमको पद्मश्री मिल के ये एहसास आए, ताकि हमारा जो तकलीफ हुआ, हम जैसे घर से बेघर हों, हमारा सोच है हमारा जैसा कोई किसी को छुटनी नहीं बनना है। डायन प्रथा एवं अन्य महिला प्रताड़ना को रोकने के लिए आगे आप क्या क्या करेंगे और प्रशासन से क्या क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन का हम मदद मांग रहे हैं। जैसे डायन पीड़िता का लिए जो लोग जिंदा आती है वो लोगों का तो जान बच गया है। कैसे करके हम कानून का पहल से जो हम काम कर रहे हैं, और सब जो महिला लोगों का ऊपर हर किस्म का पीड़िता होता है, और कोई शोषण करता है, दहेज में भी ये करता है। हमको प्रशासन का मदद चाहिए, और एनी टाइम जैसे हम कॉल करें तो हमारा पास मौजूद रहे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? राष्ट्रपति भवन का जाने के लिए हम आज 7-8 साल हम तकलीफ किए, और हम जितना झीले हैं, हम तो झीले ही हैं और एक दूसरे के लिए भी झीले हैं। हमारा ये चाहत है, हमारा साथ एनी टाइम, ज्यादा नहीं, 5 सीटें हमको चाहिए। और सरकार से हमारा विनती है
ये 5 हमारा बॉडीगार्ड को बंदे वगैरह चाहिए। आपके पति ने इस कार्य में आपका सहयोग नहीं दिया, इसके बावजूद आप कैसे आगे बढ़ते गए? जिस समय मेरा घटना हुआ, हमारा हस्बैंड हमारा साथे था, घर द्वार तोड़ फोड़ के लाके एक घर बना दिया। हम 8 महीना किसी के घर में हमको नहीं सहारा मिला, मैंने डाइन को कौन रहने देगा। हम पेड़ का नीचे मेरा 4 बच्चा को हम पाले। 1 साल एक घर बनाए 1996 में। 97 जुलाई महीना से हमारा हस्बैंड को भी कोई दे दिया सिखा पड़ा, तो वो भी पीछे हट के भाग गया। अब ऐसे करते करते हमारा अपना बदलाव के लिए हम लड़ाई लड़े। लड़ाई का फल आज हमको मिला 9 नवंबर को। झारखंड मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में जनहित से जुड़े 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। पात्रता के संबंध में जो पूर्व में संशोधन किए गए हैं परीक्षा संचालन नियमावली में, उसी अनुरूप नियमावलियों में संशोधन किया गया है। 5वां प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन, अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित करते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना करने के संबंध में। इसमें अनुदान राशि दी जाएगी। इसमें रोगी यदि वयस्क है तो उक्त रोगी को उसकी बीमारी की वजह से जो आजीविका में क्षति हो रही है और बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु न्यूनतम 3,000 रूपये से अधिकतम 10,000 रूपये की अनुदान राशि भुगतान करने का प्रस्ताव है। और रोगी यदि अवयस्क है तो 1,500 से अधिकतम 5,000। 6वां प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 2 के अधीन भारत सरकार द्वारा आरोपी में स्वीकृत कार्यक्रम पर व्यय हेतु कुल 6 अरब 38 करोड़ 90 लाख रुपए मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति के संबंध में। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। इसमें चाहे कोविड से रिलेटेड जो टेस्टिंग सबका भी है और डेडिकेटेड पीडियाट्रिक यूनिट्स हैं, बच्चों के लिए अस्पताल, इस तरह की इस व्यय की योजना की स्वीकृति दी गई है। 8वां प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों को वस्त्रों के वितरण हेतु झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत जनहित में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आमंत्रित निविदा के आधार पर चयनित आपूर्तिकर्ता मिसेस मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई को पूर्व की दर एवं शर्तों पर आगामी 6 माह हेतु वस्त्रों की आपूर्ति प्राप्त किए जाने की स्वीकृति के संबंध। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 13 नवंबर कालूजी नारायण राव की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 9 सितंबर 1914 को बीजापुर में हुआ था। कालूजी के व्यक्तित्व को निखारने में उनके बड़े भाई, जो एक उर्दू के कवि थे, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालूजी नारायण राव ने हालांकि छोटी उम्र से ही
तेलुगु में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मराठी, कन्नड़ा, हिंदी और उर्दू में भी कविताएं लिखी। अपने छात्र जीवन के दौरान और बाद में भी वे उस समय के लोकप्रिय आंदोलनों आर्य समाज, आंध्र महासभा से बहुत प्रभावित थे और उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। एक समाज सुधारक होने के नाते कालूजी ने अपनी कविताओं के माध्यम से तेलंगाना के लोगों में जागरूकता पैदा की। उन्होंने जन्म तुम्हारा है, मृत्यु तुम्हारी है, लेकिन जीवन देश के लिए है का नारा दिया। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के एक उत्साही प्रशंसक कालूजी ने सत्याग्रह और पुस्तकालय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। पुस्तकालय आंदोलन ने 1930 के दशक की शुरुआत से साहित्यिक और पढ़ने की संस्कृति को जनता के बीच बढ़ावा देने का काम किया था। अपने काव्य संग्रह ना गोदावा यानी मेरा विरोध में कालूजी ने अपने जीवन, साहित्य और सक्रियता को दर्शाया है। कालूजी ने निजाम के निरंकुश शासन के खिलाफ भी जमकर लिखा। हैदराबाद राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए कालूजी को हैदराबाद के निजाम ने कैद कर लिया। कालूजी 1958-1960 के दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कालूजी ने लिखा था, मैं आज की वास्तविकता, बीते कल का सपना और आने वाले कल की याद हूँ। वर्ष 2002 में कालूजी का निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर अनुसंधान के लिए वारंगल के काकतीय मेडिकल कॉलेज में दान दे दिया गया। तेलंगाना सरकार ने कालूजी के जन्मदिन को तेलंगाना भाषा दिवस के रूप में घोषित कर उन्हें सम्मानित किया। मैं कोई महान कवि बनने या किसी महाकाव्य को लिखने के लिए साहित्य के क्षेत्र में नहीं आया हूँ। वैसे भी मैं आंदोलनों के हिस्से के रूप में भाषण दे रहा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी कविता कई भाषणों की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध होगी। मैं वर्तमान समय में अपनी पीड़ा या न गोदावा को कलमबद्ध कर रहा हूँ। ये समाज का प्रतिबिंब भी है। आज हम बात करेंगे मिंजूर भक्त वत्सलम की, जिनका जन्म 9 अक्टूबर 1897 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत की। वे छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। भक्त वत्सलम स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1922 में मद्रास प्रांतीय कमेटी के सदस्य बने। भक्त वत्सलम ने दैनिक समाचार पत्र इंडिया शुरू किया और इसे 1933 तक चलाया। वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह के दौरान वे घायल हो गए थे। उन्हें 1932 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 6 महीने जेल में बिताए। 13 फरवरी 1987 को 89 वर्ष की आयु में मिंजूर भक्त वत्सलम का निधन हो गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।